कॉम्फी लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। छात्रों, कल हमने वाहरे हमदर्द का कुछ भाग देखा है। भाग पहला देखा है। अब आज हम उसका अगला भाग देखेंगे, भाग 2। अब कल यहाँ तक अपना ये पाठ हुआ था। लेखक सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती हुए हैं क्योंकि उनका एक पैर का फ्रैक्चर हुआ है। इसके कारण वे सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती है। अब उन्हें इस बात की चिंता है कि जो उन्हें मिलने के लिए आएंगे, उन मिलने वालों की ही चिंता ज़्यादा लेखक करते हैं। उन्हें अपने पैर के टूटने की कुछ भी चिंता नहीं है, लेकिन मिलने वालों की ज़्यादा चिंता उन्हें होने लगती है। अब पहले दिन तो उन्हें मिलने के लिए वह लोग आए जिन्हें देखने लेखक पहले गए थे। उसके बाद कुछ समय बाद उनके मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आए, जो कि मोहल्ला इसका मतलब क्या होता है? गली या कॉलोनी। लेखक को मिलने के लिए मोहल्ले वाले जब आते हैं तो लेखक का कहना है कि ये मोहल्ले वाले बड़े फुर्सत से आते हैं। जो उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो लगा कि जैसे आज कोई फिर दूसरी दुर्घटना होगी। देखो, ये मोहल्ले वाले लोग लेखक को मिलने के लिए आए, लेकिन ये इतनी फुर्सत से आते हैं कि जैसे कोई कार्यक्रम देखने आए हो। इसी तरह बड़े फुर्सत से आए। ये मोहल्ले की एक सोनाबाई नामक की औरत लेखक को मिलने के लिए आई। अब सोनाबाई अकेली नहीं आई, बल्कि सोनाबाई के साथ उनके 4 बच्चे भी आए थे। 4 बच्चों की साथ लाने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, पर सोनाबाई ने उन्हें साथ में ले आई थी। अब लेखक को लगा कि 4 बच्चे सोनाबाई के साथ है, इसका मतलब है आज फिर दूसरी कोई दुर्घटना हो जाएगी। पहली दुर्घटना पैर फ्रैक्चर होने की हुई है, अब दूसरी कोई दुर्घटना होने वाली है, ऐसा लेखक का एक अंदाज दिखाई दिया। अब आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। देखो, सोनाबाई जब अपने बच्चों को साथ में लेकर लेखक को मिलने के लिए आई थी, देखने के लिए या हमदर्दी दिखाने के लिए आई थी, उस समय उन्होंने अपने बच्चों को साथ में लाया था। लेकिन बच्चों को चुपचाप लेकर तो नहीं आई। आते ही उन्होंने बच्चों से कहा कि ये देखो चाचा जी। अब उनका जो कहने का ये तरीका था या कोई अंदाज था, वह ऐसा था कि जैसे चिड़ियाघर दिखाने के लिए बच्चों से लिया जाता है, उस समय बच्चों से कहा जाता है कि उसमें से शरारती जो बंदर होता है ना, चिड़ियाघर का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर बोले तो प्राणी संग्रहालय, जिसे अंग्रेजी में जू कहते हैं, जू। और उसमें सभी तरह के पशु पक्षी रहते हैं, जीवित पशु पक्षी वहाँ रखे जाते हैं दिखाने के लिए। ऐसा ये प्राणी संग्रहालय या चिड़ियाघर। उस चिड़ियाघर में सबसे ज़्यादा शरारती जो होता है ना, बंदर। यही बंदर को दिखाते समय माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं कि ये देखो बंदर। वैसे ही सोनाबाई ने लेखक की तरफ उंगली दिखाकर कहा कि ये देखो चाचा जी। अब लेखक को पहले से ही बुरा लगा था, ये सोनाबाई अपने बच्चों को साथ में लेकर आई है, इसलिए अब उन्होंने इस तरह ये देखो चाचा जी जो कहा, लेखक को बहुत बुरा लगता है। अब उन्हें लगा कि ये दूसरी कोई दुर्घटना अभी आज घटने वाली है। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। देखो, 4 बच्चे सोनाबाई ने साथ में ले आई थी। अब एक
बच्चा उनका कुर्सी पर चढ़ गया तो दूसरा मेज पर चढ़ गया। और सोनाबाई की जो छोटी लड़की थी उन्होंने लेखक के दवा की बोतल अपने सिर पर रख दी और सिर पर रखकर वह कथकली डांस करने लगी। ये कथकली डांस आप तो जानते हैं कि भारत में कई तरह के नृत्य होते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जिसे कहते हैं उसमें से एक कथकली यही नृत्य केरल राज्य का है। हर राज्य के अलग अलग नृत्य प्रकार होते हैं, उसमें से ये केरल का कथकली नामक का ये शास्त्रीय नृत्य प्रकार होता है। और इसी तरह जैसे कथकली नृत्य करने लगी और अपने सिर पर उन्होंने दवा की बोतल रखी, ये बोतल गिर जाएगी, इसका मतलब लेखक को और फिर दूसरी कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसी तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन सोनाबाई ने अपने बच्चों को कुछ भी नहीं कहा। क्या देखता हूँ, सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। अब तीनों लड़कों का तो बताए, चौथा जो लड़का था सोनाबाई का, वही लड़का लेखक की जो रेत की थैली जो लटक रही थी जिसका ट्रैक्शन उन्हें दिया था, इस रेत की थैली को वही ऐसे बॉक्सिंग कर रहा था। लेखक ने जब रप रप की आवाज़ सुनी तो उनका ध्यान उधर गया और उन्होंने देखा कि ये लड़का उस थैली पर जिससे ट्रैक्शन बंधा हुआ है, उस ट्रैक्शन के थैली पर ही वही बॉक्सिंग कर रहा है। और बॉक्सिंग करते हुए ये जैसे मुझ पर कोई आफत लाने वाला है, इसी तरह उन्हें लगने लगा। अब मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटका दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ पेड़े, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। देखो, सोनाबाई अपनी शरारती बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती, लेकिन जब सोनाबाई की लड़की कथकली नृत्य करते समय वही दवा की बोतल गिराती है, गिर गई उनकी बोतल दवा की, और दवा की बोतल गिरने के बाद एक पल के लिए सिर्फ वह अपने लड़की की तरफ घूरती है, देखती है और फिर कहती है जैसे कोई उन्हें बहुत आनंद होता है, और आनंद से कहती है कि अरे भैया पेड़े खिलाओ पेड़े, क्योंकि तुम्हारी ये दवा गिर गई ना, दवा गिर गई, दवा खत्म हुई, इसका मतलब तुम्हारी बीमारी भी उसके साथ चली गई। अब ऐसा कोई होता है क्या? ये तो अंधविश्वास है। लेकिन सोनाबाई ऐसे कहते हुए लेखक को जैसे एक सांत्वना देती है, झूठी सांत्वना, इसमें कोई तथ्यता तो नहीं थी, लेकिन झूठी सांत्वना के साथ उन्हें जैसे कहती है कि भैया तुम पेड़े खिलाओ जिससे तुम्हारी ये दवा गिर गई, इसका मतलब तुम्हारी बीमारी भी चली गई, इस तरह कह देती है। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी, मैं भीतर तक कांप गया। देखो, ऐसे ही शरारती बच्चे 2 घंटे तक उनके पास, लेखक के पास शरारत करते बैठे थे, और उसके बाद 2 घंटे के बाद वह सोनाबाई अपने बच्चों को साथ में लेकर चली गई। और जाते समय चुपचाप नहीं गई, उन्होंने कहा कि भैया मैं फिर से आऊँगी तुम्हें देखने के लिए, दोबारा आऊँगी। ऐसा जब कहा तो लेखक को जैसे भीतर से लेखक कांपने लगे। उन्हें इतना डर लगा कि एक बार आई है तो इतना हल्ला मचा दिया है उनके बच्चों ने, जिससे मेरी दवा की बोतल भी गिरा दी है, और दूसरी बार अगर आएगी तो सचमुच ही मुझ पर बहुत बड़ा संकट लेकर आएगी, ऐसा उन्हें लगने लगा था। इससे लेखक घबराने लगते हैं, भीतर से बहुत कांपने लगते हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। देखो, ये रिश्तेदार जो होते हैं, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, परिचित, ऐसे जो लोग होते हैं, उसमें से रिश्तेदार दूसरे गांव से जब मिलने के लिए आते हैं
तो और भी कोई आफत लाते हैं, कोई हंगामा मचा देते हैं। अब दूसरे गांव से आने वाले रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार उस दिन आए और वही टैक्सी लेकर आए थे। टैक्सी में से वही उतरे और उतरकर लेखक के कमरे में आ गए। जब लेखक के कमरे में आ गए तो वही आदमी, लेखक को तो पहचान नहीं लगती थी, कौन से रिश्तेदार है या कोई मित्र है ये तो परिचित उन्हें नहीं लगते थे। लेकिन वही आते ही आदमी उस लेखक के छाती पर अपना मुंह औंधा करना बोले तो उल्टा करना, जो कि सिर नीचे लेखक की तरफ उल्टा करते हुए उन्होंने उनकी छाती में सिर गड़ाते हुए कहा, हाय वही जो कार वाला था ना, कार वाले का सत्यानाश हो, जो तुम्हें इतना एक्सीडेंट करवाया है तुम्हारा, जिससे तुम पर बहुत बड़ा संकट आया है। और इसी तरह ये छाती में लेखक के मुंह गड़ाकर मुंह छिपाकर रोने लगा और उन्हें जैसे कार वालों का सत्यानाश हो, जिसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया है, टक्कर दी है, इसी तरह वही कहने लगा और रोने लगा। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे। अच्छा भाई माफ करना। देखो लेखक जो ये सभी बताता है कि जो औपचारिकता सिर्फ दिखाने लोग आते हैं उनमें कोई अपनापन नहीं होता, ये सही बात है। क्योंकि यही जो आदमी उन्हें मिलने के लिए आए हैं, दूसरे गांव से आए हैं, जैसे कोई उनके रिश्तेदार उन्हें लगते हैं, लेकिन रिश्तेदार तो है नहीं। अब आते ही वे लेखक के छाती पर सिर रखकर रोने लगते हैं, कार वालों का सत्यानाश हो, ऐसा वैसा कुछ कहने लगते हैं। लेकिन बाद में जब वह मुंह उठाकर लेखक की तरफ देखते हैं, लेखक से जब आंख मिलाई जाती है तो लेखक से आंख मिलाने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, यह तो दूसरा कोई और है। इसलिए वही फिर कहते हैं कि अरे अच्छा भाई माफ़ करना, मुझे तो गलती हो गई है, क्योंकि मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। जो गुप्ता जी का कमरा तो बगल में है ऐसा लगता है उन्हें, और लोग तो ऐसे हैं जो कि हमें ठीक ठीक पता भी नहीं बता देते हैं कि किस कमरे में ये बीमार व्यक्ति रहते हैं। इसी तरह उन्हें बहुत बुरा लगने लगता है और माफ़ी मांगकर वह चलने लगता है। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे में से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। देखो वह आदमी माफ़ी मांगकर दूसरे कमरे में चला जाता है। जब दूसरे कमरे में चला जाता है तो वहाँ जाने के बाद उस कमरे में ऐसी ही आवाज़ आती है जैसी आवाज़ लेखक के कमरे में उनकी रोने की आई थी। अब वहाँ जाकर वही और फिर दोहराने लगता है रोना। देखो लेखक को यह बात बिल्कुल बुरी लगती है, क्योंकि ये जो हमदर्दी दिखाने आते हैं, सचमुच ही उनके दिल में कोई हमदर्दी होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। इसलिए वही जब बगल के कमरे में जाकर रोने लगता है तब उन्हें उस आदमी पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन लेखक को गुस्सा ज़्यादा किस पर आता है? अपने पत्नी पर आता है। पत्नी पर क्यों आता है? क्योंकि पत्नी ने जब वह टैक्सी में से उतरकर अंदर कमरे में आ गया था वह आदमी, तो पत्नी को उनके लगा था कि वह कोई लेखक का नज़दीकी रिश्तेदार है या कोई परिचित नज़दीक वाला कोई मित्र है।
ऐसा उन्हें लगा था, इसलिए उन्होंने टैक्सी का भाड़ा चुका दिया था, टैक्सी का चार्ज दे दिया था। लेकिन यह जब उन्हें पता चला तो लेखक को उस आदमी पर ज़्यादा गुस्सा नहीं आया, बल्कि इस अपने पत्नी पर ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्होंने नाहक ही अपने पैसों को खर्च कर दिया था। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी देखना नहीं चाहते हैं। देखो, ये हमदर्दी जो होती है ना, हमदर्दी जताने वालों में से ऐसे भी कई लोग आते हैं जो जिनकी लेखक कभी सूरत देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे भी कुछ लोग आते हैं जिन्हें मिलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं लगता, लेकिन ऐसे भी लोग उन्हें मिलने के लिए आते हैं। तो उसका एक उदाहरण उन्होंने बताया है। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद। देखो, लेखक के शहर में रहने वाले एक कवि है जिनका नाम है लपकानंद। अब ये लपकानंद जी कविताएं करने का उन्हें भारी शौक है और उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। ये जो लपकानंद जी कविताएं करते हैं, इस कविताओं का कोई तुक नहीं होता, बेतुकी कविता होती है। ये बेतुकी का मतलब क्या होता है? असंगत, जिसका कोई संग नहीं होता, शब्दों की विसंगति होती है, ऐसे कविताएं करते हैं, बेतुकी। असंगत बातें बोली जाती है। ऐसी असंगत बातों से हमें भी बहुत उदासी लगती है, बोर लगता है, बुरा लगता है। लेकिन ये तो कविताएं करते हैं ऐसी असंगत, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसमें कोई तुक नहीं होता, लेकिन ऐसे ही ये कविताएं करते हैं। सारा शहर उन्हें परेशान होता है कि जिससे ऐसी कविताएं करता है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। और देखो, उन्हें कविताओं का इतना शौक है, कविता सिर्फ करते नहीं है बल्कि सुनाते भी है लोगों को। जबरदस्ती से लोगों को ये कविताएं सुनाने का उन्हें भारी शौक है। जब कोई मिलता है उन्हें तो 10-20 कविताएं उन्हें सुनाए बिना वह हिलते ही नहीं है, वहाँ से निकलते ही नहीं है। इसी तरह ये कविताओं का सुनाने का भी बड़ा शौक है। और ऐसे लपकानंद से लेखक हमेशा भागते थे, क्योंकि जब अगर सामने आ गए तो उन्हें 10-20 कविता सुनाने के सिवा वह निकलते नहीं थे। इसलिए वे बहुत घबराते थे उन्हें। लेकिन अब अस्पताल में उन्हें मिलने के लिए आए हैं ये लपकानंद जी। तब उन्होंने कहा, जानता हूं हम जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। देखो, झोला बोले तो एक बड़ी सी थैली, जो शबनम उसे कहते हैं, ऐसी एक थैली उन्होंने अपने बगल में टांग कर वही लेखक के कमरे में आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। देखो, ये लपकानंद जी कहते हैं कि 4-5 दिन मैं कवि सम्मेलन में व्यस्त रहा था, इसलिए मुझे तुम्हें मिलने के लिए आने में बहुत देर लगी। लेकिन जब रात में मैंने सोचा कि तुम्हें कितना लगा है, कुछ कैसी दुर्घटना हुई है, कैसा पैर का फ्रैक्चर हुआ है, ये जब मैंने रात में सोचा तो रात में मुझे बहुत बुरा लगा और इस संदर्भ में मैंने एक कविता बनाई है तुम्हारे बारे में। जो कि कविता जो है लेखक को सुनना भी बिल्कुल उनकी इच्छा नहीं थी, सुनने के लिए इच्छा नहीं थी, लेकिन ये सुनाना चाहता है। अब कैसे, यही कविता कैसी थी? यह कविता झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। ये लपकानंद जी
अपने झोले में से वही कविता की डायरी निकालते हैं और डायरी निकालकर वे उन्हें सुनाना शुरू करते हैं। अब यह कविता किस तरह बेतुकी है, असंगत है, उसमें कोई भी अर्थ तो नहीं है, कोई मतलब नहीं है। असम की है राजधानी शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। इसी तरह की कविता लेखक को लपकानंद जी सुनाते हैं। देखो इसमें कोई है अर्थ? कोई अर्थ नहीं है। ये तो ऐसी असंगत कोई भी बातें, अरे पहले तो उनका पैर फ्रैक्चर हुआ है, उनकी दुर्घटना हुई है, उन्हें सांत्वना देने के लिए या कोई हमदर्दी दिखाने के लिए कुछ दो चार शब्द दूसरे कुछ बोलने की आवश्यकता थी, लेकिन इन्होंने उल्टा उनके ही जख्म पर जैसे नमक छिड़का दिया है। उन्होंने ऐसे ही ये कविता कही कि असम की राजधानी है शिलांग, और ये कविता में करने की आवश्यकता क्या है ऐसा? मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। देखो इसी तरह की असंगत या बेतुकी बातों से यही कविता उन्होंने बनाई थी और यही कविता लेखक को सुना दी जाती है। अब कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। देखो लेखक को कविता लपकानंद जी सुनाते हैं, लेकिन सुनाने के बाद जो उनका मत है, उनकी राय है, ये राय पूछना चाहते हैं, जो कि कैसे? तो एक आंख से वे कहते हैं कि कैसी रही मेरी कविता, लेकिन दूसरी आंख से जैसे प्रश्न करते हैं कि अब भी मुझसे भागेगा तू? अभी तक तो तुम भागते थे, जब मैं कविता सुनाने के लिए आता था तो तुम भागते थे, लेकिन अब भी मुझसे भागेगा तू? इसी तरह का प्रश्न उनकी दूसरी आंख में दिखाई देता है। और इस तरह ये लेखक को ऐसी कविता सुनाकर इतना बोर किया जाता है, इतना उदास बना दिया जाता है कि उन्हें लेखक का मन बिल्कुल नहीं लगता उससे। लेखक पहले से ही बहुत चिंता करने लगते थे कि ऐसे मिलने वाले मुझे आएंगे जिसकी सूरत भी मैं देखना नहीं चाहता। ऐसे ही उन लोगों ने उन्हें परेशान कर दिया है और इसी तरह लेखक ऐसी लोगों से ही डरते थे। ऐसे लोगों से लेखक पहले से ही डरते थे। अब मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। देखो लेखक ने जल्दी उन्हें चाय पिला दी, उनका आतिथ्य कर दिया और उन्हें विदा कर दिया। जो कि विदा करते समय, विदा करना बोले तो उन्हें भेज देना, विदा करते समय उन्होंने यही वादा किया, वादा करना वचन देना। ऐसा वादा करते हुए कि मैं फिर से तुम्हारी कविताओं को सुनूंगा, वादा करना, वचन देना। वादा करना यही मुहावरा है, इसका मतलब होता है वचन देना। लेखक ने उस लपकानंद जी से वादा कर दिया कि मैं तुम्हें फिर मिलूंगा, तुम्हारी कविताओं को बाद में मैं सुनूंगा। इस तरह वादा करते हुए उन्होंने उन्हें मुश्किल से विदा कर दिया, भेज दे दिया उनके घर। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। देखो लेखक का कहने का जो मतलब है सही है एक दृष्टि से, क्योंकि ऐसे लोग जो बीमार व्यक्ति को मिलने के लिए आते हैं तो सचमुच ही उनका समय बर्बाद कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिससे उस बीमार व्यक्ति की नींद भी हराम हो जाती है और उनका जो दर्द होता है वही दर्द और भी उन्हें महसूस ज़्यादा करना पड़ता है। इसी तरह ये हास्य व्यंग की दृष्टि से लेखक ने समझा दिया है, समझाने की कोशिश की है। सचमुच ही ऐसे लोग बहुत बीमार व्यक्ति को परेशान करने आते हैं जो उनका समय खराब कर देते हैं। अब यही जो
पाठ ले लिया है, यह हंसी घर के आईने से, इस हास्य व्यंग से यही पाठ लेखक ने ले लिया है। अब पाठ के नीचे जो कृतियाँ है उस कृतियों के अनुसार स्वाध्याय तुम्हें लिखना चाहिए। ये स्वाध्याय जो है, प्रश्न पहला है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें संजाल दिया है, संजाल में से जो 4 संजाल है उसमें तुम्हें कुछ लिखना है। जो प्रश्न है उसमें मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषता, ये विशेषता बतानी है। वही 4 भागों में उन्हें तुम्हें लिखना है, 4 विशेषताएं लिखनी है कि किस तरह के लोग उन्हें मिलने के लिए आए हैं, जो कि उनकी विशेषताएं क्या है। इसी तरह विशेषताएं तुम्हें उस कृति में लिखनी है। अब दूसरा जो है, दूसरा भाग, उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। इस अंतर स्पष्ट कीजिए, इसमें जो प्रश्न है वही है, एक भाग में प्राइवेट अस्पताल बता दिया है और दूसरे भाग में सार्वजनिक अस्पताल। अब प्राइवेट अस्पताल की विशेषता क्या होती है और सार्वजनिक अस्पताल की विशेषता क्या होती है, और उसमें से जो अंतर दिखाई देता है वही अंतर इसमें स्पष्ट करना है। फर्क, अंतर बोले तो फर्क, दोनों में फर्क क्या होता है यही इसमें स्पष्ट करना है। अब उसके बाद तीसरी जो कृति है, ये तीसरी कृति है आकृति में लिखिए। अब ये आकृति में कैसे लिखना है, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। अब सोनाबाई के साथ उनके जो 4 बच्चे आए थे उसमें 4 बच्चों ने कौन कौन सी शरारतें की थी, वही 4 भागों में तुम्हें लिखना है। और इसी तरह ये तीसरी कृति है। अब चौथी जो कृति है वही है कारण लिखिए। अब कारण लिखिए, इसमें लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, उसका कारण लिखना है। अब दूसरा जो है उसमें भाग, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित ना हो। देखो, यही उसका कारण लिखना है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि ईश्वर से वे कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी दूसरी टांग अगर तोड़नी है तो जरूर आप तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर तोड़ना जहां कुछ कहा है उन्होंने, यही उसका कारण वहां लिखना है। और 5वीं कृति है शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। उसमें पहला है वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, यही शब्द लिखना है, एक शब्द में उत्तर लिखना है। अब दूसरा है जहां मुफ्त में भोजन मिलता है उसे क्या कहते हैं, यही उसमें एक शब्द में ही उत्तर लिखना है। उसके बाद शब्द बनाइए। अब शब्द बनाने का यही उपसर्ग युक्त शब्द, एक और डैश है दूसरी और डैश है, उपसर्ग युक्त शब्द बनाना है। उसमें जो मूल शब्द है वही है दर्द, दर्द का उपसर्ग आपको लिखना है। और दूसरी ओर जो है प्रत्यय युक्त शब्द, प्रत्यय उस दर्द को, दर्द यही शब्द है, उसे उसका उपसर्ग भी लिखना है और प्रत्यय युक्त भी शब्द लिखना है। इसी तरह यही 6ठी कृति है। उसके बाद निश्चित यह शब्द है, उसका उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों से बना हुआ शब्द लिखना है, जो कि निश्चित का उपसर्ग युक्त शब्द और प्रत्यय युक्त शब्द, ये दोनों भी शब्द आपको लिखने हैं। और उसके बाद अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है छात्रों, आपका जो मत है, आपकी जो राय है इस प्रश्न के बारे में, इस वाक्य के बारे में, वही अपने अपने मतानुसार कुछ वाक्य आपको लिखना है, जो कि यही जो पूछा है, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखिए। यही वाक्य है, इसका आपको अपने अपने मतानुसार कुछ वाक्य लिखने हैं और इसी तरह कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जो बीमार व्यक्ति को मिलने जाते समय जो आपको सावधानियां लेनी है, वही सावधानियां कौन कौन सी आपको बरतनी चाहिए, यही उसका उत्तर आपको अपने मतानुसार लिखना है। इसी तरह ये अपने स्वाध्याय की कॉपी में आप
लिखकर लाओ। इसी तरह ये अपना तीसरा पाठ वाहरे हमदर्द यह स्वाध्याय के साथ यही खत्म होता है। धन्यवाद।